हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। बच्चों 3.1 को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 हम पढ़ेंगे और इसमें अपन देखेंगे जो रैखिक समीकरण युग्म है इनको हल करने की जो अन्य विधि है उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ग्राफीय विधि से अपन बच्चों पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो दूसरी विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि के बाद अपन पढ़ेंगे विलोपन विधि। उसके बाद जो विधि थी वो थी हमारे वज्र गुणन विधि। इसे हमारे सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, तो इसे अपन नहीं पढ़ेंगे। तो हमें दो विधियां और पढ़नी है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। ये दो विधियां हमें और पढ़नी है। ग्राफीय विधि को अपन हल देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बच्चों हम ये तैयारी अपनी बोर्ड 2024 परीक्षा के अनुसार कर रहे हैं और इसमें मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ से जुड़ जाना है और इसके जो पुराने बनाए गए वीडियो हैं उनको भी आप शुरुआत से देख लें ताकि आप अपनी स्टडी को अच्छी तरह से कर सकें। अब आज एक्सरसाइज जो 3.2 है उसमें हम सिर्फ इस एक्सरसाइज के उदाहरण करवाएंगे। बच्चों उदाहरण जो हैं उसमें भी लगभग 40% प्रश्न उदाहरणों से ही पूछे जाते हैं, इसलिए उदाहरण बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और हमारी जो क्लास है उसमें टीचर है ज़्यादातर उदाहरण छुड़वा देता है, इसलिए बच्चों यहाँ हम एक एक सवाल को कर रहे हैं। और ये हमारा जो सवाल आता है, पहला सवाल है जो उदाहरण है, देखो क्या है बच्चों। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म हल करना। तो इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म दे दिया, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। वही समीकरण दे दिए हमें जैसे ग्राफीय विधि के अंदर दो समीकरण दिए गए थे। समीकरण वो के वो हैं, कोई अंतर नहीं है, बस विधि हल करने की विधि अलग हो गई है। यहाँ भी x और y के दो ही मान हमें प्राप्त होंगे। जैसे हमें ग्राफ आपस में काट रही थी, वहाँ से अपन जो बिंदु निकाल रहे थे x और y के, वही यहाँ प्राप्त होंगे। वही x और y के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे जैसे वहाँ हो रहे थे, बस विधि का अंतर है। क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जाता है तो वो तो निश्चित रूप से आएगा। बाकी जो एक आध क्वेश्चन है वो अन्य प्रश्नावलियों से 3.2, 3.3 या 3.1 से आने की संभावना है। तो बच्चों इसके अंदर वही जो अपन ने ग्राफीय विधि में किया था, जैसे समीकरण अपन ने दो ले लिया। बच्चों समीकरण एक या दो, हमारे पास दो समीकरण है। पहला समीकरण देखो बच्चों 7x - 15y = 2 है। दूसरा जो समीकरण है वो हमारे पास x + 2y = 3 है। अब इसमें जो सबसे अच्छा लगेगा हमें वो देखेंगे जिस x और y में से, दोनों में से हम उसको देखेंगे जिसके आगे गुणांक नहीं है। यहाँ कोई 2, 3, 4, 5 नहीं लिख रखा हो, बिना गुणांक का हो, केवल x हो या केवल y हो बच्चों, तो उसको देखेंगे। तो उसको देखते हैं तो देखो यहाँ 7 लगा हुआ है। अब जब सभी के ही लगा हुआ था जब तो अपने को किसी न किसी को लेना ही पड़ता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये x अकेला है, इस x के क्या है, कोई गुणांक नहीं है, तो अपन ये हमारे लिए इजी रहेगा। और ये चूँकि अपन समीकरण 2 से ले रहे हैं तो अपन ने यहाँ लिख दिया समीकरण 2 से क्या काम किया, x को तो अपन ने इधर रख दिया और बाकी को इधर ले आए, यानी कि 2y को अपन 3 की तरफ ले आए। तो 2y प्लस का है तो इधर आके क्या हो गया, 3 - 2y हो गया बच्चों। ये ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये बच्चों हो गया। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। हमने इस x को चुना। इस x को क्यों चुना, क्योंकि इसके आगे कोई गुणांक नहीं था। हम वो संख्या चुनेंगे जिसके आगे कोई गुणांक ना हो और जो प्लस वाली हो। दो चीज़ अपन विशेषता देखेंगे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर अपन किसी को भी देख लें, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इजी रहता है, क्योंकि यहाँ मान लो ये यूँ चुन लेते अपन 7x बराबर चुन लेते दो समीकरण 1 से, तो ये आ जाता 15y। लेकिन बच्चों यहाँ अपने को क्या करना पड़ता, x का हमें मान लेना है, तो ये 2 + 15y ये कहाँ चला जाता, 7 भाग में बटे की संख्या और आ जाती, तो इससे हमारा सवाल थोड़ा सा टफ हो जाता। तो इसलिए हमने ऐसा चुना है ताकि यहाँ बटे का कुछ ना आए। ठीक है, सीधा सीधा मान आ गया। समझ गए होंगे बच्चे अपन ने वो उसको क्यों लिया। बाकी आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि उससे थोड़ा सवाल हार्ड हो जाता है, बाकी लेकर किसी को भी कर सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब हमने मान समीकरण 2 से लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब वापस मान समीकरण 2 से तो अपन ने ये प्राप्त कर लिया समीकरण 3, इसको समीकरण 3 लिख दिया। अब यहाँ समीकरण 3 से किसका मान प्राप्त किया हमने, x का मान प्राप्त किया है, तो समीकरण 2 से प्राप्त किया है। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। ध्यान रखना बच्चों, यदि ये समीकरण 2 से प्राप्त करते हो कोई x या y का मान तो समीकरण 1 में रखा जाएगा। यदि समीकरण 1 से प्राप्त करते हो तो फिर उसको समीकरण 2 में रखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, 1 से मान प्राप्त करेंगे x या y का और उसको दूसरे के अंदर रख देंगे। दूसरे से प्राप्त किया है तो पहले वाले में रख देंगे। तो बच्चों हमने जो समीकरण 3 से मान प्राप्त किया x का, क्या मान प्राप्त किया बच्चों, x बराबर 3 माइनस 2y। अब इस मान को हम समीकरण, क्योंकि 2 से प्राप्त किया है तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो 7x यानी कि 7 गुणा x है तो 7 हो गया, और x की जगह अपन क्या रख देंगे, ये जो मान लिया है 3 माइनस 2y, क्योंकि ये x का मान हो गया। तो 7 गुणा में 3 माइनस 2y हो गया, और चूंकि ये दोनों मान 3 माइनस 2y गुणा में है तो ये ब्रैकेट लग जाएंगे, क्योंकि 7 का गुणा 3 से भी होगा और माइनस के 2y से भी होगा। फिर क्या था, माइनस 15y, तो माइनस 15y आ गया, फिर बराबर 2 है, बराबर 2 आ गया। बच्चों इसको हल करेंगे। अब यहाँ से देखोगे हमने x को विलोप कर दिया है, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया है, माफ़ करना, हमने क्या कर दिया, x को प्रतिस्थापित कर दिया है, किससे, y से। x की जगह अब क्या आ गया, y आ गया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। हम एक चर को दूसरे चर से क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब हमारे पास एक चर बच जाएगा, उस एक चर की अपन वैल्यू यानी कि मान अपन निकाल लेंगे, और उसके बाद अपन फिर दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। तो बच्चों इसको हमने जैसे हल किया, 7 का गुणा 3 से हुआ 7 या 21, फिर 7 का गुणा माइनस 2y से हुआ तो क्या हो गया, 7 दूनी 14y, ये माइनस 15y बराबर 2। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, चर राशियाँ हमेशा बच्चों बराबर के इधर रहती हैं और अचर राशियाँ बराबर के इधर रहती हैं। ठीक है बच्चों, इधर जो ये चर राशि है 21, इसको अपन बराबर के इधर ले जाएंगे, तो क्योंकि ये प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और ये 14y और 15y दोनों चर राशियाँ हैं, तो दोनों चर राशियाँ समान चर वाली हैं, y की हैं, और दोनों ही माइनस की हैं, तो जुड़ जाएंगी लेकिन माइनस की ही रहेंगी, तो माइनस का 29y आ जाएगा बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, दोनों जब माइनस माइनस की संख्या ही हो, -2 -3, तो ये दोनों जुड़ेंगी लेकिन माइनस की ही होंगी, तो -14y और -15y जुड़ के माइनस के 29y हो गए। और ये दो में से 2 प्लस का है और माइनस का 21 है। जब एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो, तो दोनों संख्याएं घटेंगी। अब जिसमें जो ज़्यादा है, घटने के बाद 19 बचा, और चूँकि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का 19 आ जाएगा। अब इसमें बच्चों -29y बराबर आ गया माइनस का 19। हमें चूँकि y की वैल्यू चाहिए, y का मान चाहिए, तो ये -29 है, ये -19 के भाग में चला जाएगा, और फिर क्या होगा बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा और 19 बटे 29 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 19 बटे 29 आ जाएगा बच्चों। तो ये -19 और ये -29, माइनस से माइनस बच्चों ये कट जाता है, तो दोनों प्लस के हो जाते हैं और ये मान आ जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि y का मान कितना आ गया, 19 बटे 29 आ गया। अब बच्चों y का मान आ गया, अब हमें पकड़ना है बच्चों समीकरण 3 को। समीकरण 3 को ही ध्यान रखना है हमेशा इस विधि में, यहीं से आसान रहेगा। बाकी अपन ये y का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 3 में रख दें, तीनों से ही मान प्राप्त आ जाएगा। लेकिन 1 और 2 से मान निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी, 3 सीधा सीधा पक्षांतरण किया हुआ है, तो अपन हमेशा जो भी हमें यहाँ प्राप्त होगा, x का हो या y का, जिसका भी प्राप्त हो, उसको वापस समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जैसे अपन समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो बच्चों क्या होगा, देखो ये समीकरण 3 है हमारा, x
तो x बराबर बराबर 3 है, -2 है, -2 है और गुणा में y है, तो y की जगह में क्या आ जाएगा 19/29। अब इस 19 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 38/29 हो जाएगा। और ये 3 माइनस में बच्चों अपन 29 का और 1 का क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। और एलसीएम को हल करने के बाद क्योंकि 1 का भाग देंगे 29 में तो 29 बार जाएगा, उस 29 का गुणा 3 से होगा तो 29 3 87 आ जाएगा। फिर माइनस का निशान है, फिर 29 का भाग 29 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 38 से करेंगे तो 38 आएगा। अब 87 में से 38 घटाएंगे तो क्या आएगा 49 बटे में ये 29 बच जाएगा। हमारे पास x का मान कितना आ गया 49/29। यानी कि बच्चों x का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 49/29 और y का मान प्राप्त हो गया हमारे पास 19/29। तो इस तरह बच्चों हमने ये प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों को हल कर दिया। यानी कि हमने दो समीकरण थे, समीकरण 1 समीकरण 2, हमने किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेना है जो हमें अच्छा लगेगा। यदि हमने समीकरण 1 से निकाला है x का मान या y का मान तो समीकरण 2 में रख देंगे, यदि अपने समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रख देंगे। बच्चों आगे जब और करेंगे और समझ में आएगा। देखते हैं अब आगे। ये देखो बच्चों, इस सवाल को अपन ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे जो अपन ने 3.1 में किया, और इसको प्रतिस्थापन विधि से भी अपन हल करेंगे। हालांकि यहाँ सवाल में कुछ नहीं कह रखा क्योंकि बच्चों क्या नाम है, इस बार 30% कोर्स हट चुका है और ये सवाल ऐसा सवाल है कि जो आपके वर्तमान में प्रतिस्थापन विधि की प्रश्नावली के अंतर्गत दे रखा है। लेकिन ये सवाल अच्छा है और इसको क्या नाम है, एग्जामिनर ग्राफीय विधि से भी पूछ सकता है। तो चूँकि चाहे 3.1 का सवाल हो, चाहे 3.2 के सवाल हो, चाहे 3.3 के सवाल हो, बच्चों सारे के सारे जो सवाल हैं वो कहीं से भी सभी विधियों से हल हो सकते हैं। तो कहीं से भी सवाल दिया जा सकता है और उसको कहा जा सकता है कि आप इस विधि से हल कीजिए। देखो बच्चों क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है बच्चों कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। और फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये बच्चों एक्सरसाइज वैसे 3.1 का प्रश्न है क्योंकि बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में अपन 3.1 में सीख चुके हैं। और ये इस बार कोर्स हटाने के बाद इस सवाल को तो यहाँ दे दिया लेकिन इसकी जो भाषा है वो नहीं बदली गई। अगर 3.2 के अनुसार ये सवाल करवाता तो यहाँ लिखता कि इसे प्रतिस्थापन विधि से बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हुए ग्राफीय न देकर प्रतिस्थापन विधि से हल करवाता। चूँकि ये ग्राफीय विधि का भी कह रखा है, अगर ये परीक्षा में ऐसे कैसे आ जाता है तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज का है, फिर हमें ग्राफ से ही हल करना पड़ेगा बच्चों। इसलिए मैं इसको ग्राफ से भी करवाऊंगा और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करवाऊंगा। तो क्या होगा बच्चों, देखो इसके अंतर्गत आपको हमने ये मान लिया, क्या मान लिया कि आफताब की वर्तमान आयु जो है वो x है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान ली y। 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद की बाद में बात करेंगे। हम आज देख लेंगे वर्तमान में आज कितने हैं दोनों। तो आज की आयु हमें यहाँ पर निकालनी है, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट दे नहीं रखा कि हमें क्या निकालना है। यहाँ पर बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हुए इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है बच्चों, तो हम इनकी वर्तमान आयु मान लेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु कितनी है x और क्या नाम है उसकी पुत्री की है वो है y। क्योंकि अपन ये रैखिक समीकरण कर रहे हैं वो भी 2 चरों वाले, तो एक को अपन x मानेंगे और एक को अपन y मानेंगे। अब बच्चों एक स्टेटमेंट कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व अपन देखेंगे बच्चों आफताब की आयु कितनी हो जाएगी x - 7। बच्चों मान लो कोई व्यक्ति अब 25 साल का है तो 7 साल पहले कितने का था, 25 में से अपन 7 को घटा देंगे। तो हमारी वर्तमान आयु जब उसकी x है
तो x में से 7 घट जाएगा। तो 7 वर्ष पहले की जब भी आयु निकालनी है तो आपको वर्तमान आयु में से घटाना है, और बाद की आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु में आपको वो चीज़ जोड़ देनी है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु y है, तो क्या नाम है, पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, y-7। अब दूसरा स्टेटमेंट में दिया गया है 3 वर्ष बाद की, तो बाद में आयु जुड़ जाती है, पहले में घट जाती है, बाद में जुड़ जाती है। ये अपन उदाहरण लेके अपन खुद का उदाहरण ले सकते हैं और उससे कर सकते हैं कि वर्तमान आयु मेरी 25 साल है, तो 7 साल पहले कितनी थी, 25 - 7, यानी कि 7 साल पहले मैं 18 वर्ष का था, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाऊंगा, तो 25 + 3 यानी कि 28 साल का हो जाऊंगा। तो पहले की आयु निकालने के लिए घटाना पड़ता है, बाद की के लिए जोड़ना पड़ता है। तो पुत्री की बच्चों कितनी हो जाएगी, y + 3। अब अपन इनमें जो संबंध दे रखा है वो संबंध देखेंगे बच्चों कि क्या संबंध दे रखा है, कि प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि जो आफ्ताब है वो 7 वर्ष पूर्व उसकी जो आयु है, जो उसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व जो आयु है उसकी 7 गुनी है। तो हमने पुत्री की जो 7 वर्ष पूर्व आयु है उसको 7 से गुणा कर दिया, तो किसके बराबर आयु आ जाएगी, आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु के बराबर आ जाएगी। इसको हल कर लेंगे बच्चों अपन, 7 का गुणा y से होगा तो 7y हो गया, और -7 का गुणा 7 से होगा तो -49 हो जाएगा। अपन इनमें इसका बीजीय गणितीय रूप बना देंगे। y को चूँकि चर राशियाँ बराबर के उधर ले जानी पड़ती हैं और अचर इधर लानी पड़ती हैं बच्चों, तो अपन ने y को उधर ले जाना है बराबर के, तो प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, और ये अचर राशि है तो -7 को जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा x - 7y, और माइनस का 49 है और प्लस का 7 है। तो बच्चों एक माइनस की है, एक प्लस की है, तो घटेंगी बच्चों, घटेंगी तो 49 में 7 घटेगा 42, और चूँकि बच्चों बड़ी वाली का निशान माइनस का है तो माइनस का 42। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो हमारा कथन है उससे बच्चों अपन दूसरा समीकरण बीजगणितीय रूप निकालेंगे। उसमें बच्चों कह रखा है कि आफ्ताब की 3 वर्ष बाद जो उम्र है वो उसकी पुत्री की जो 3 वर्ष बाद है उसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने आफ्ताब की 3 वर्ष की जो बाद की आयु के बराबर उसकी पुत्री की आयु को 3 से गुणा कर दिया, जैसे अपन ने पहले वाले में किया था, वहाँ 7 से हुआ था, यहाँ 3 से हो गया। तो ये 3y हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, गुणा हो गया। 3y को पक्षांतरण किया, -3y हो गया, इस 3 को इधर लाए -3 हो गया, और ये हमारा दूसरा बीजगणितीय समीकरण आ गया। अब बच्चों वही है, किसी भी एक समीकरण से, समीकरण 1 या समीकरण 2 में से एक किसी x या y का मान निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ x के गुणांक नहीं है और इसमें भी x के गुणांक नहीं है, तो किसी भी एक x को ले लेंगे अपन, किसी भी एक x को ले लेंगे, चाहे समीकरण 1 से ले लें चाहे समीकरण 2 से ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो समीकरण हमने 1 से ले लिया, पिछले वाले सवाल में अपन समीकरण 2 से लिया था, इसमें हमने समीकरण 1 से ले लिया। समीकरण 1 से लिया है तो ये वापस मान कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में जब प्रतिस्थापन विधि करेंगे। चूँकि अपन इसको ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे इसलिए मैंने ये सारणी बनाई है। तो बच्चों समीकरण 1 से हमने जब इसको किया तो ये समीकरण हमारा 1 है, तो ये 7y इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर -42 + 7y। अब यहाँ अपन y का मान रखेंगे और हमें x का मान प्राप्त होगा। बच्चों अपन कोशिश करेंगे, यहाँ अपन 0 भी रख सकते थे, 1 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे, क्योंकि यदि 0 रखेंगे तो ये मान बहुत बड़े आएंगे, इसलिए अपन ने थोड़ा सा बड़ा मान लिया है, 5 ले लिया। तो 5 का गुणा जब y से होगा, यानी कि 7y है, तो 7 × 5 होगा, तो ये 35 हो जाएगा, और 35 में से 42 घटेगा तो हमारा मान थोड़ा छोटा प्राप्त हो जाएगा। तो अपन ने जो मान क्या रखा था बच्चों, अपन ने मान 5 रखा था और अपना छोटा मान -7 प्राप्त हो गया। यदि आप यहाँ पर 0 रखते तो मान -42 प्लस में 7 गुणा में 0, तो ये 0 हो जाता और बड़ा मान आ जाता, क्या प्राप्त हो जाता, -42। ग्राफ में बनाने में अपने को दिक्कत आती, इसलिए 2 भी नहीं रखा अपन ने, 3 भी नहीं रखा, 4 भी नहीं रखा, अपन 5 रखा, ताकि ये 35 आ गया और 35 42 के अंदर से घट गया तो छोटा मान -7 आ गया। ठीक है बच्चों, आप 6 भी रख सकते थे, जैसे अपन ने आगे वाले में क्या रखा है, 6 रखा है, तो y का मान 6 रखा अब इसमें, तो 42 किस में रखा, इसमें रखते हैं बच्चों मान अपन, x बराबर -42 और प्लस 7, और ये 7y है, यहाँ पे 7y है तो 7 गुणा y होता है, ये y की जगह अपन क्या रख देंगे,
6, तो 7 गुणा 6 हो जाएगा, तो 7 6 क्या हो जाएगा 42, ये माइनस का 42, ये प्लस का 42, यानी क्या हो गया 0। तो हमारी ये सारणी आ गई बच्चों। अब चूँकि ग्राफ से कर रहे हैं बच्चों, तो पहली समीकरण से एक सारणी आई, अब इस दूसरे समीकरण से अपन दूसरी सारणी निकालेंगे, फिर दोनों से अपन 2 रेखाएं खींचेंगे, अब उनसे अपना उत्तर प्राप्त होगा ग्राफीय विधि में। ये पहले के वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, आप उन वीडियो को देख के और अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। इसमें देखो बच्चों, अब अपने समीकरण 2 को ले लिया, समीकरण 2 में हमारे x को इधर x माइनस 3y बराबर 6 था, समीकरण नंबर 2, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का 3y होकर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 + 3y हो जाएगा, तो ये 6 + 3y हो गया। अब अपन यहाँ y का मान रखेंगे, y का मान अपन ने 0 रखा क्योंकि ये तो छोटा ही है, तो ये 3 गुणा y का मान 0, तो 3 गुणा 0 यानी कि पूरा 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या 6, तो 6 मान आ जाएगा, 0 रखा 6 आ गया। अब अपन ने y का मान -2 रखा बच्चों, आप 1 भी रख सकते हो, 1 रखोगे तो 3 गुणा 1, 3 एकम 3 हो जाएगा और 6 3 9, थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। 2 रखते हो तो 3 गुणा 6, 6 6 12 हो जाएगा। तो अपन ने माइनस का मान सभी मान रखना चाहिए, सीखना चाहिए। माइनस का रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा में -2, तो 3 को जब -2 से गुणा करेंगे तो -6 आएगा, और 6 प्लस के 6 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो -2 मान रखा तो बच्चों ये कितना आ गया 0 आ गया। तो आपको सभी मानों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी आप और कोई मान भी रख सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा यदि आप प्लस का मान लेते हो, इसलिए अपन ने क्या लिया है, इसको माइनस का मान लिया है। अब बच्चों अपन इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं बच्चों। अपन ने ये ग्राफ खींचा है इसका, देखो अपन ने ये इसके ग्राफ लिए हैं, ये देखो बच्चों। अब इसमें जो अपना पहला जो क्या नाम है समीकरण था, इसमें बच्चों अपन ने क्या कर दिया, देखो परीक्षा में हमारी इस तरह का आएगा, अपन ने इसको बीचों बीच में से ये 2 का क्या नाम है, इसके 2 वो कर लिए, 2 भाग कर लिए, एक ये x को ले लिया और एक ये y को ले लिया बच्चों अपन ने, ठीक है बच्चों। अपन ने x को ले लिया और y को ले लिया, ये हमारा x है और ये हमारा y है। पैमाना अपन ने क्या ले लिया बच्चों, देखो पैमाना हमने ले लिया कि x पर क्या है 1 सेमी बराबर 5 अंक, और y का अपन ने थोड़ा सा अलग लिया है 1 सेमी बराबर 2 अंक। तो बच्चों x पर 1 सेमी बराबर अपन ने 5 अंक लिया है, तो बच्चों क्या होगा हमारा, ये देखो बटन बड़ा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अपन ये बच्चों ये पूरा खाना 1 सेंटीमीटर का होता है, इसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइनें होते हैं, ये बीच वाला इसका आधा 5 को बताता है, 5 को मतलब 1 का आधा 5 यानी 1/2 को बता रहा है। बाकी ये एक लाइन 1 सेंटीमीटर का एक खाना है, तो 2 सेंटीमीटर के 2 खाने हो गए, 3 सेंटीमीटर के 3 हो गए, ये चौथा सेंटीमीटर का 4, क्योंकि अपन ने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लिया है। तो बच्चों जैसे 1 मिनट में बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको मैं हमारा जो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ होता है, ये अब इसमें 1 सेंटीमीटर हो रहा है, तो अपन ने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 माना, तो ये 5 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया और हो गया, तो 2 यानी कि 5 दूना 10 हो गया। अब ये 1 सेंटीमीटर हो गया और हो गया, तो 15 हो गया, यानी कि प्रत्येक ऐसे 1 सेंटीमीटर पर अपनी 5 अंक बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन ने जो पैमाना माना है वो माना है 1 सेंटीमीटर बराबर x बराबर 5 अंक। तो इस तरह 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 अंक, 3 सेंटीमीटर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा अपना 15, और 4 सेंटीमीटर बराबर कितना जाए 20, 5 बराबर 25। समझ गए बच्चों। इसी तरह अपन ने y पर जो माना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर माना है 2, तो 2 से ये 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा खाना 1/1 का होता है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर लंबा, तो ये 2 हो गया। ये दूसरे पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तीसरे पे 6, चौथे पे 8। यदि आपको 5 लेना है, जैसे मान लो y पे, तो 4 और 6 के बीच की जो ये लाइन दिख रही है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा बच्चों। समझ गए। इसके अंदर 10 लाइनें हैं छोटी छोटी,
तो यहाँ तो ये 10 लाइनें 5 के बराबर है, यानी कि एक छोटी लाइन है वो 2 को बता रही है, एक छोटी लाइन इसमें तो। और इसके अंदर जो वाई एक्स की बात कर रहे हैं तो एक छोटी लाइन है वो उसको तो छोड़ दो, क्योंकि ये बड़ा पूरा 2 है तो आधा यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर पूरे पे 2 हो रहा है, फिर यहाँ पे आधे पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो रहा है। जैसे ये 1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पर 2 और 4 के बीच में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 4 है, यहाँ 5 आ जाएगा। समझ गए? तो दोनों का पैमाना थोड़ा अलग अलग है। पैमाना समझने के बाद, क्योंकि इसके अंदर बड़ी संख्याएं थी बच्चों, इसलिए अपने को पैमाने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। अब अपन इसका क्या लेंगे बच्चों, ग्राफ लेंगे। अब अपन ने पैमाना लेने के बाद क्या कर दिया इसको, अब पहला जो हमारा जो पॉइंट था वो बच्चों क्या था, हमारा पहला जो पॉइंट था वो था -7,5। यदि आप सारणी में जाके देखेंगे तो पहला जो पॉइंट था वो -7 और था। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अपन ने y का मान 5 रखा था उस सारणी में, x और y जो वाली थी ना, तो x का मान -7 और y का मान क्या था, तो इससे जो अपना निर्देशांक बढ़ता है इस तरह से -7,5 बढ़ता है। पहला मान मैं कई बार बता चुका बच्चों कि पहला मान किसका होता है, x का, दूसरा मान किसका होता है, y का। तो ये -7,5 बन गया। तो -7 का मतलब x पे, तो हमें पता है बच्चों ये 5 है और ये 10 है, यहाँ इनके बीच में 10 लाइनें होती हैं, तो इसके अंदर 2 लाइन 1 अंक को बता रही हैं, तो दूनी 4 लाइन यहाँ और ले लेंगे अपन, थोड़ा सा आगे 4 लाइन पे जाएंगे, 5 से आगे इस यहाँ तक 10 लाइन है, तो अपन गिन के 4 लाइन ले लेंगे, 4 लाइन पे 7 आएगा और 5 लेना है, तो 4 और 6 के बीच में यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा यहाँ पे। अब ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे। ये हमारा पॉइंट आ गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा सारणी में, दूसरा पॉइंट क्या था, 0, 6। इससे हमारा पॉइंट बनेगा 6, 0। अपन ने y का 0 लिया था और x का 6 प्राप्त हुआ था, तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, x का 6 और y का 0। तो x का सॉरी बच्चों, ये पॉइंट जो हमारा था गलत बोल गया मैं, ये जो पॉइंट था हमारा ये था x का, y का अपन ने 0 लिया था और x का हमारा कितना प्राप्त हुआ था, 6। तो ये पॉइंट बना था 6, 0। सॉरी भाई, क्योंकि वो हमारी सारणी चली गई ना वहाँ पे। ये जो सारणी बनाई थी अपन ने बच्चों, यहाँ पे y का मान अपन ने 6 लिया था और x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ था, 0। तो ये हमारा पॉइंट बनेगा 0, 6 बनेगा, क्योंकि पहला पॉइंट किसका होता है, x का। तो हमें पता है y x पर तो क्या नाम है, ये 6 लेना है, तो 6 यहाँ आ गया, x पे 0 लेंगे, यहाँ पे ये 0 है, तो ये जो पॉइंट बनेगा y x के ऊपर हमेशा क्या होता है, x का मान 0 होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ही आएगा, 0, 6, इस y x के ऊपर ये पॉइंट आएगा। इसकी बच्चों आप थोड़ा सा ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, कैसे क्या आएगा जब ग्राफ पेपर आप हकीकत में लेंगे, जब इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा देखने में थोड़ी समस्या आ रही है। और बच्चों मैं पहले के वीडियो में अच्छी तरह ग्राफ को समझा चुका हूँ और ये बता चुका हूँ कि x x के ऊपर हमेशा y का मान 0 होता है और y x के ऊपर हमेशा x का मान 0 होता है। अब जो दूसरा जो पॉइंट था हमारा, दूसरा जो समीकरण था, उससे जो हमारा मान आया था, एक का आया था 6, 0। तो 6, 0, 5 तो ये है, 5 के आगे अपन यहाँ से यहाँ तक जो 10 लाइन है उसमें से 2 लाइन लेंगे, तो वो क्या बनेगी, 6 को बनेगी। और यहाँ x x के ऊपर हमेशा y का मान 0 रहता है, तो ये इसी के ऊपर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो क्या पॉइंट आ जाएगा, 6, 0। सारणी आप 2 देखोगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना अपने रफ कॉपी में, और फिर जब मान देखोगे इसमें तो आपको आ जाएगा। कौन से मान देखने हैं आपको बच्चों, ये वाले मान देखने हैं। एक तो ये वाला है और इससे एक पहले वाला था जो ये वाला है, ये मान आप लिख लेना
और फिर आप जब नीचे लिख के फिर आप इसको जब समझेंगे तो आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बच्चों। तो अब इसमें आपको जब आप देखेंगे तो एक मान आ गया, दूसरा मान है 0 - 2। तो अब 0 x का है तो हमें पता है वो y x पे रहेगा, और -2 y का -2 ये रहा, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों आ गए, इनको अपन ने मिला दिया, इधर से अपन ने इन दोनों को मिला दिया। बच्चों ऐसे सवालों में एक गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास आ गए, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा इधर उधर होने की संभावना रहती है। तो जब ऐसी संभावना हो तो बच्चों एक पॉइंट आप और कहीं ले लो, यानी कि सारणी में अपन ने 2-2 पॉइंट लिए हैं, उसकी जगह अपन कितने पॉइंट ले लेंगे, 3 पॉइंट ले लेंगे। और जब 3 पॉइंटों को मिलाएंगे तो वो अपना सवाल गलत नहीं होगा। परीक्षा में ध्यान रखना बच्चों, यदि इस तरह का मीट नहीं हो रहा है तो 1 पॉइंट और ले लो जल्दी से, और फिर 3-3 पॉइंट से मिला के करोगे तो आपका वो सवाल सही आ जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ मीट हो रहे हैं, यहाँ जब अपन देखते हैं तो इसका जो मान है वो मान कितना है बच्चों, 42-12 आता है। 42 तो यहाँ से आता है, x की तरफ से मीट करते हैं तो, और इधर से कितना आता है, 12 आता है। तो यानी कि x का मान कितना आ गया, 42, और y का मान कितना आ गया, 12। x क्या थी, आफताब की उम्र थी, और y क्या थी, उसकी पुत्री की उम्र। तो यानी कि आफताब की उम्र तो 42 आ गई, और पुत्री की उम्र कितनी आ गई, 12। आप इसको अपने सवाल से संतुष्ट भी कर सकते हो। कैसे, अब आप देखो 7 वर्ष पहले आफताब की कितनी हो जाएगी, 42 में से 7 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। और पुत्री की 12 है, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब ये 35 और 5 तो ये कितना गुना हो गई, 7 गुना हो गई। तो 7 घटाना था और 7 गुना लानी थी, 7 पंजे 35 बराबर 35 आ गया। इसका मतलब अपना सही है। इसी तरह आप दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर सकते हो कि 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 3 वर्ष बाद का भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, वर्तमान कितनी होगी बच्चों, 42 हो गई। अब 42 हो गई, 42 में क्या ऐड करोगे, 3, तो कितनी हो गई, 45। अब इसकी कितनी है, पुत्री की 12, 12 में 3 ऐड करोगे कितनी, 15। तो 3 वर्ष बाद 3 गुनी होती है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 15 थी 45, 45 बराबर 45। तो इसका मतलब अपना ये आंसर सही है। अगर आपका ये ग्राफ इधर उधर मिलेगा तो ये जो पॉइंट है ये गलत आएंगे, और जब आप संतुष्ट करोगे तो नहीं होगा। तो इसका मतलब आपकी गलती हो रही है, ये कहीं टेढ़ा जा रहा है, क्योंकि थोड़ा लंबा ग्राफ है बच्चों, पास पास पॉइंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें बच्चों गलती मत करना, 1 पॉइंट आप और ले लेना। सारणी में 2-2 पॉइंट लिए, उसकी जगह 3-3 पॉइंट ले लेना, तो उससे कोई गलती नहीं होगी, न एग्जामिनर को कोई दिक्कत है, और आपका बहुत अच्छा ग्राफ सीधा मिल जाएगा, समय आपका ख़राब नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अपन इसको, इसी सवाल को हम अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे बच्चों। प्रतिस्थापन विधि में अपन ने समीकरण 2 से भी ले लो, समीकरण 1 से ले लो, कहीं से भी ले लो। अपन ने समीकरण 2 से लिया, जो अपन ने यहाँ पे लिया था अभी, समीकरण 2 से ये वाला सिस्टम आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्या आ गया, समीकरण 2 से ये आ गया। अब समीकरण 2 से x का मान लिया है, तो इसे किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, पिछले उसमें बताया था। तो समीकरण 1 में जब अपन इसको रखेंगे, 6 + 3y का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 है हमारा x - 7y बराबर -42। तो अब x की जगह क्या रख देंगे अपन, 6 + 3y। तो x की जगह क्या रख दिया अपन ने, 6 + 3y। तो यहाँ आ गया 6 + 3y - 7y और बराबर -42। अब बच्चों जब इसको हल करेंगे, ये 3y प्लस का, ये 7y माइनस का, 1 + 1 माइनस, अलग अलग है तो घटेंगे, दोनों की लड़ाई होगी, घटेंगे तो किसका बच जाएगा, बड़े वाला बचेगा। घट गए, 4 बच गए, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, ताकतवर है, तो माइनस वाला बच गया। तो ये -4y आ गया। अब इधर देखो बच्चों, ये 6 था, ये 6 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, क्योंकि ये इधर प्लस का है। अब दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों एक जैसे हैं, भाईचारा हो जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों, और 42 और 6 48 हो जाएंगे, लेकिन दोनों एक जैसे ही रहेंगे, माइनस के ही रहेंगे। ठीक है, दोनों एक जैसे रहेंगे, चेंज नहीं होगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों यहाँ पर, और ये 4, क्योंकि हमें तो y का मान चाहिए और y का मान चाहिए, तो ये 48 बटे क्या हो जाएगा, 4, 4 का भाग 48 में देंगे, 12 चौक 48, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4। अब y के मान को, अब मैंने बताया था बच्चों, कहीं नहीं रखना, नया 1 में न 2 में, सीधा आपको 3 में रखना है, क्योंकि सीधा हल किया हुआ है। तो x बराबर 6 आ गया,
6 + 3y यानी कि 3 गुना में y, यानी कि y की जगह 12, तो 3 गुना 12, 12 तिया 36, 36 में 6 जुड़ गया, कितना आ गया 42। वही मान आ गए बच्चों जो अपने ग्राफ से निकाले थे कि x का मान 42 और y का मान 12, यानी कि आफ्ताब की जो उम्र है वो 42 वर्ष है वर्तमान, और क्या नाम है उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 12 वर्ष है। तो बच्चे समझ गए होंगे प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण है, उन एक समीकरण से x या y में से किसी का भी मान निकाल लेंगे, उसको अपन 1 से मान निकाला है तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालना है तो 1 में रख देंगे और उसको हल कर लेंगे। आगे बच्चों देखते हैं अपन। इसमें देखो बच्चों, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपये है। ठीक है बच्चों, एक तो क्या है, इसमें 2 पेंसिलें हैं और 3 रबड़ हैं, फिर 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ की कीमत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने मान लिया कि माना, क्योंकि एक पेंसिल है और एक रबड़ है, 2 चीज़ें हैं, तो एक को अपन ने x मान लिया और एक को अपन ने क्या मान लिया y, यानी कि एक पेंसिल खरीदते हैं वो x रुपए की आती है, तो 2 पेंसिल कितने रुपए की आएंगी, 2x की आएंगी। 3 रबड़, एक रबड़ y रुपए का आता है, तो 3 रबड़ कितने रुपए की आएगा, 3y का, और दोनों को मिलाकर कितने रुपए दे के आएंगे दुकानदार को, 9 रुपये। तो 2x + 3y बराबर कितना हो गया, 9। इसी तरह 4 पेंसिल खरीदेंगे तो 4 पेंसिल का मूल बच्चों कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि एक पेंसिल का x है, तो 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 4x। इसी तरह 6 रबड़ का कितना हो जाएगा, 6y, और जब 2 चीज़ खरीदी है तो दोनों को मिला के जब पैसे दे के आएंगे तो 18। बच्चों देखो यहाँ से अपन ने समीकरण, न तो एक के पास ऐसा है कि क्या नाम है दोनों के गुणांक लगे हुए हैं, दोनों के क्या लगे हुए हैं, गुणांक लगे हुए हैं, तो यहाँ अपन यहाँ से भी जब x लेंगे तो वो भी बटे में आएगा, y लेंगे तब भी बटे में आएगा, 4 लेंगे x लेंगे तो भी बटे में आएगा। तो अपन ने x को ले लिया, तो अपन ने ये x 2x बराबर लिया, तो 3y इधर आके माइनस का हो गया, 9 - 3y, और हमें तो x का मान चाहिए, तो ये 2 है, 2 इसके गुणा में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यहाँ कोई भी ऐसा चर पद नहीं था जो बिना गुणांक वाला हो। अब बिना गुणांक वाला नहीं है तो किसी न किसी को तो लेना ही है, तो अपन कोशिश करते हैं प्लस वाला लें, और सारे प्लस वाले हैं तो किसी को भी ले लो बच्चों। तो x का मान आ गया 9 - 3y बटे में 2। अब यहाँ x का मान आ गया समीकरण 1 से, तो बच्चों समीकरण 1 से x का मान आया है, तो अब अपन समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे, यदि समीकरण 2 से आता तो समीकरण 1 में रखते। तो बच्चों अब अपन समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, तो देखो कैसे रखेंगे। ये हमारा समीकरण 2 है, 4x यानी कि 4, अब x की जगह क्या रखेंगे, गुणा में 9 - 3y बटे में 2 प्लस 6y और बराबर 18, ये यूँ की यूँ आ जाएगा। अब ये 2 भाग में है तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये बच गया 2 ब्रैकेट में 9 - 3 प्लस में 6y, तो बच्चों ये 6y हो गया बराबर 18 हो गया। अब चूँकि ये 2 का गुणा 9 से भी है और 3y से भी है, तो अपने 9 से गुणा किया 18 आ गया, -3y से किया तो 3 दूना 6y हो गया। अब बच्चों हमें पता है माइनस का 6y और प्लस का 6y, और ये माइनस से दोनों कट गए, कटने से यहाँ तो चर राशि ही गायब होगी बच्चों। जब चर राशि ही गायब होगी तो अपन मान किसका निकालें, न x का मान निकाल सकते हैं न y का, क्योंकि चर राशि तो गायब हो गई। 18 बराबर 18 आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ अपन x और y का मान प्राप्त ही नहीं कर सक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों समीकरण एक जैसे ही लग रहे हैं। दोनों समीकरण एक जैसे कैसे रख रहे हैं बच्चों, देखो अपन इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो समीकरण दूसरा प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ a1 बटे a2, अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ी हो तो वहाँ से पता चल जाएगा, वहाँ मैंने पूरा क्लियर कर रखा है। b1 बटे b2 बराबर क्या आ गया, c1 बटे c2, यानी कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसके अनेक हल विद्यमान हो जाते हैं। रेखाएं समपाती होती है, एक रेखा होती है वही दूसरी रेखा होती है, तो वो तभी है जब दोनों समीकरण एक को ही बताते हैं। तो यहाँ अनेक हल विद्यमान है बच्चों, तो यहाँ कोई हल विद्यमान नहीं, सॉरी कोई इसका आंसर नहीं आएगा, इसके बहुत से आंसर होंगे, इसको अपन यहीं पर ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि है वो गायब हो गई है। तो ये एक स्थिति अपने पास बनती है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, उसके अंदर क्या स्थिति बनती है। ये देखो बच्चों, 2 रेल की पटरियाँ हैं, सीधे समीकरण दिए हुए हैं हमारे पास, दोनों समीकरण अपन ने रख दिए।
अपन ने पहले वाले समीकरण के पास गुणांक नहीं है तो हमें अच्छा मौका लग गया, अपन ने x को एक तरफ रख लिया और बाकी को इधर लिया है, 4 - 2y हो गया। ये 4 है, ये इधर आके प्लस का हो गया, 2y ये इधर आके माइनस का हो गया, और ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 3 बन गया इनसे। अब समीकरण 1 से अपन ने x का मान निकाला है, तो इस x के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों। तो x का मान यहाँ रखेंगे 2 गुणा में x, तो 2 गुणा में x का मान अब क्या है अपना 4 - 2y, तो 2 गुणा में 4 - 2y हो गया बच्चों। और फिर क्या आगे 4y - 12, 4y - 12 आ गया बच्चों, समझ गए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे अपन, इसका गुणा 4 से भी होगा, इसका गुणा -2y से भी होगा, ब्रैकेट में है तो 4 दूना 8 -4y हो गया, 2 दूनी 4y प्लस 4y ये वाला है -12 बराबर 0। तो बच्चों देखो यहाँ पर भी ये चर राशि गायब होगी, लेकिन यहाँ पिछले वाले से कंडीशन भिन्न है, वहाँ तो 18 बराबर 18 आया था, दोनों बराबर आए थे, इसका मतलब दोनों समीकरण बराबर हैं। यहाँ -4 बराबर 0 आया है, तो -4 बराबर 0 थोड़ी हो सकता है, -4 बराबर तो -4 ही होगा, 0 बराबर 0 होगा, तो जो कि असत्य है, ये तो ट्रू बात नहीं है, असत्य है। वहाँ तो बात सत्य तो आई थी, तो सत्य आई थी तो दोनों एक ही चीज़ को बता रहे थे। यहाँ क्या है बच्चों, ये असत्य है, अतः अपन कह देंगे कि दिए गए समीकरणों का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। जब विद्यमान कब नहीं होगा, जब दोनों अलग अलग आएँ, असत्य बात हो। तो यहाँ कंडीशन क्या बनती है बच्चों, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। पहले की एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो आप उनको देख लें। और यहाँ पर लाइन क्या आती है, पैरेलल आती है, पैरेलल आती हैं तो ये नहीं काटेंगी तो इनका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। इसका मतलब जो काट ही नहीं रही तो काट नहीं रही, काटेंगी नहीं। हमसे यही पूछा था सवाल में कि ये एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी, तो इनका हल होता तो ये काटती, अब इनका हल ही नहीं निकल रहा। ये पैरेलल हैं, रेल की पटरियाँ वैसे पैरेलल होती हैं, तो एक दूसरे को नहीं काटेंगी बच्चों, ये समझ गए। जब असत्य हो तो नहीं काटेंगी, जब सत्य हो तो ये एक ही समीकरण को प्रदर्शित करेंगी। इस स्थिति में भी कोई हल नहीं होता, और इस स्थिति में अनेक हल होते हैं, इस स्थिति में अनेक हल होते हैं, इस स्थिति में कोई हल नहीं होता। ये बात मैं पहले के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो बच्चों आगे के जो सवाल वीडियो आएगा उसमें 3.2 की प्रतिस्थापन जो विधि है उसके एक्सरसाइज के सवाल होंगे, उसमें आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को ज़रूर इसके बारे में सूचना दें बच्चों, ठीक है। और इसकी जब PDF चाहिए आपको, तो PDF के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से आपको क्या मिलेंगे, इसके नोट्स मिल जाएंगे बच्चों आपको। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे कैसे अपने नोट्स आपको कॉपी में बना लेने हैं, और कोई भी काट छाट नहीं करनी है, ऐसे परीक्षा में लिख के आना है, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है बच्चों। सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बच्चों अपने अन्य साथियों को इसकी जानकारी ज़रूर दें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए। आपके अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड में, मैं चाहता हूँ आपके 99 या 100 नंबर गणित में आए। धन्यवाद बच्चों।